अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं आपके साथ हाजिर खिदमत और आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर, बल्कि पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पर डॉक्टर आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम इजाज, जो कि हर दूसरा कमेंट आ रहा है डॉक्टर आसिम इजाज को अपने प्रोग्राम में लेके आए। अब डॉक्टर साहब पता नहीं हमें टाइम कम देते हैं, लेकिन आज हम सब मिलके, हमारी यूट्यूब फैमिली और हम मिलके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीक में कम से कम एक बार हमारे साथ जरूर वीलॉग किया करें। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर साहब, आज चूंकि आप काफ़ी गैर हाजिरी के बाद आए हैं, तो सवाल तो बहुत सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। तो हम स्टार्ट किससे करें? पाकिस्तान से शुरू करें, हुकूमत से शुरू करें, या फिर एस्टेब्लिशमेंट से शुरू करें, या फिर वर्ल्ड ऑर्डर से शुरू करें? मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान। तो न्यूमरोलॉजिकली आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के बारे में? और यूट्यूब फैमिली को मैं एक और बात बताती जाऊं कि डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के, और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। एक लंबी सी लिस्ट है जिसमें वो उनकी एक्सपर्टीज हैं। तो वो इंशाल्लाह किसी और दिन आप लोगों के साथ वो सामने रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आने वाले दिनों में कहाँ पर खड़ा है? और आपकी जो आपका इल्म है, वो इल्म कहाँ उनको देख रहा है? मैं ना आपके साथ अपनी एक साबका प्रिडिक्शन भी शेयर कर देता हूँ यूट्यूब फैमिली के साथ भी। यकम अप्रैल 2023 को, आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2.5 साल पहले, मैंने एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान में जितने भी इनकलाब के या चेंजिंग्स के या तब्दीलियों के जो खदोखाल हैं, लोगरोथम है, वो बिल्कुल हूबहू ईरानियन इनकलाब की नहज पर चेंज होते जा रहे हैं। ओके। और लोग अक्सर पूछते हैं कि वो इनकलाब कब आएगा, कैसे आएगा, क्या उसके फ्रेमवर्क, उसका क्या होगा। दर हकीकत इनकलाब को जब भी हम यूनिवर्सली, जब भी या ग्लोबली, जब भी हम किसी भी रेवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, तो हम दो चीजें स्पिरिचुअली भी देखते हैं या यूनिवर्सल ऑर्डर के अंदर भी देखते हैं। एक तो अल्लाह ताला का जो फैसला होता है, तकदीर के कुछ इलाही फैसले होते हैं कि किसी कौम को कब आजमाना है। और दूसरा इंसान के अपने इरादे और इंसान का अपना अमल। पाकिस्तान के हवाले से यूं नजर आता है कि जैसे कुदरत तो आपको नवाजना चाह रही है, लेकिन आप उसे लेना नहीं चाह रहे। किसी भी कौम के अंदर इनकलाब जब आता है तो उसके अंदर यूनिटी को, कोहेजन को, स्ट्रेंथ को देखा जाता है। ईरान के अंदर भी इनकलाब आया तो वहां पर क्या अवाम, क्या उलमा कराम, तब का तमाम सोशल जो सेक्टर्स थे, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी थे, वो भी, यहाँ तक कि इंपीरियल आर्मी के लोग भी एक फ्रेम पर थे और सब इमाम खुमैनी को सैल्यूट कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर भी फ्रेमवर्क वो सारे ही मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नजर आता है कि अवाम को लीड करने वाला, अवाम को एक पेज पर अभी तक लाने वाला कोई नहीं, या अगर कोई आने लगता है तो शायद उसको किसी तरह मुख्तलिफ किस्म की साजिशों से या प्लानिंग से उसको साइड पे करने की कोशिश की जाती है। और इसी वजह से जरा इनकलाब के जो खदोखाल हैं वो जरा डिले की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजी क्योंकि सिमत का तायुन या रहनुमाई तो करती है, हतमी वक्त का तायुन तो अल्लाह ताला की जात को जेब देता है। ये तो कुरान पाक के अंदर भी है, और सूरह अंबिया में अल्लाह ताला कहते हैं कि 37 आयत में कि इंसान जल्दबाजी से बनाया गया। इंसान जल्दबाजी में क्या कहते हैं, फैसला चाहता है, अपना मुस्तकबिल चाहता है, हालांकि अल्लाह ताला ने हर चीज एक हिकमत के साथ रखी हुई है। और साजिशों के जरिए आप मुस्तकबिल को तब्दील तो कर सकते हो, लेकिन कुदरत के जो मकाफात अमल के निज़ाम है उनको उस वक्त तक तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक आप तौबा ना कर लो। आज भी, इस वक्त तकरीबन 23 अक्टूबर है आज, इस वक्त अब तक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी पाकिस्तान ईरानियन इनकलाब की नहज पर जा रहा है। जिस तरह ईरान के अंदर एक स्ट्रिक्ट कल्चरल रेवोल्यूशन इम्पोज हुआ था, उसमें क्या किसी महकमे के लोग, क्या कोई इंटेलेक्चुअल, क्या कोई आम बंदा, जिस जिसने भी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया था, जिस जिसने भी फेक उस वक्त की जो भी आइडियोलॉजीज थी वो प्रमोट करने की कोशिश की थी, या जिस जिसने भी जो नेशनल आइडियोलॉजी या उनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट कोई काम किया था, उन सब ने एहतसाब का कड़ा मजा चखा था। पाकिस्तान के अंदर यूं नजर आता है कि ईरानियन इनकलाब की तर्ज पर इनकलाब आना है और तमाम अवाम एक पेज पर होनी है। वहां पर भी जब एक वक्त आया था कि लीडरलेस पॉपुलर सोवरेनिटी एग्जिबिट होने लगी थी, कि लीडरलेस हो गए थे सारा क्राउड और एकदम सारे लोग अपने अपने तौर पर उस वक्त का जो स्टेटस को था उसके खिलाफ निकल खड़े हुए थे। ऐसा नजर आता है पाकिस्तान में भी खैबर पख्तूनख्वा के जब हम नंबर चेक करते हैं तो वो और उस वक्त का जो ईरान था 1979 का, वो नंबर बिल्कुल सेम नजर आते हैं।
यूं नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली कि जैसे जिस तरह की पॉपुलर सोवरेनिटी, लीडरलेस पॉपुलर सोवरेनिटी ईरान में एग्जीक्यूट हुई थी 1979 में, उसी तरह की पाकिस्तान के अंदर शायद खैबर पख्तूनख्वा की सिमत से एग्जिबिट होती हुई नजर आती है। और फिर कल्चरल रेवोल्यूशन, ऑब्वियसली कल्चरल रेवोल्यूशन एक फिनोमिना का नाम होता है, एक दिन का या एक हफ्ते या एक महीने का नाम नहीं होता। ईरान में भी 1980 टू 1983 पीक लेवल था, लेकिन उसके बाद 1988 तक कल्चरल रेवोल्यूशन चला था। ईरान के अंदर भी ऐसा ही था, सॉरी चाइना के अंदर भी ऐसा ही था। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तदा नवंबर टू ऑनवर्ड होने वाली है। नवंबर के एंड से, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इम्कान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नजर आता है पाकिस्तान में भी आज नहीं तो कल कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तदा होनी है। लेकिन वो कल्चरल रेवोल्यूशन जो है वो चाइना और ईरान के कल्चरल रेवोल्यूशन से भी स्ट्रिक्ट होगा। और उसके अंदर उसके बाद जब ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पर आइन बनने तक और अबूरी सेटअप जो एक चल रहा था, उसके दौरान बहुत सारी इस्लाहात हुई। तमाम जो एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी थे या एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस थे, उनको बिल्कुल चेंज कर दिया गया। यहां तक कि सिलेबस भी चेंज कर दिया गया, नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी वो भी चेंज हो गई। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही नजर आता है। और ईरान के अंदर भी जब नए इलेक्शन हुए, जब सारा कुछ हो गया, आइन उनका 10 साल के बाद नया आइन इम्पोज हुआ था। 1979 में इनकलाब, 1989 में नया आइन उनका इंप्लीमेंट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस वगैरह कराए और सारी चीजों को, तमाम रिफॉर्म को फिर जुडिशल सॉरी रेटिफाई भी करवाया पार्लियामेंट के जरिए। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही नजर आता है कि दिसंबर टू ऑनवर्ड, यही दिसंबर 90% चांस यही है कि इसी दिसंबर में, वरना अगर 10% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर फरवरी मार्च में। और हतमी वक्त का बिल्कुल। तयन अल्लाह की जात को जेब देता है। 90% चांस ये नजर आता है कि दिसंबर टू ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसमें सूबाई इस्लाहात भी, अदालती इस्लाहात भी, और क्या कहते हैं, गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, ब्यूरोक्रेसी की, हर तरह की इस्लाहात या रेटिफिकेशन बियॉन्ड द लेजिस्लेशन आपको नजर आएगी। लेकिन वो कानूनी तौर पर इंप्लीमेंट कब होगी? जब नए इलेक्शन होंगे। और नए इलेक्शन के अंदर भी यूं ही नजर आता है कि पीटीआई की 2/3 से ज्यादा और 3/4 से कुछ कम नशस्तें होंगी। मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन की 7 से 11 या 15 भी हो सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद की भी 7 से 15 के दरमियान नजर आती हैं। एमक्यूएम की 0 नजर आती है। उसके अलावा पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की भी इसी तरह 5 6 से लेके 15 तक इसके दरमियान में कहीं नशस्तें नजर आती हैं। उसके अलावा नून लीग की 5 से 7 सिर्फ शख्सी बुनियादों पर नशस्तें नजर आती हैं। पीपल पार्टी के 23 से 35 के करीब नशस्तें फिर भी नजर आती हैं। उसके अलावा बाप पार्टी का वजूद मुझे इलेक्शंस के अंदर नजर नहीं आता। ये क्या कहते हैं, फजलुर रहमान के पास ऑप्शन होगी। ऐसे अगर जनरल वो इलेक्शन लड़ते हैं तो 2 to 3 नशिस्तें। अदरवाइज अगर वो पीटीआई से किसी मामले पर इत्तेहाद कर लेते हैं तो फिर 5 to 7 नशिस्तें उनकी भी नजर आती हैं। और एएनपी का भी कुछ पॉइंट्स पर, मैं मुकम्मल आइडियोलॉजी नहीं कह रहा, कुछ पॉइंट्स पर पीटीआई के साथ इल्हाक नजर आता है। लेकिन दूसरी सूरत में, ये तो एक आपने एस्पेक्ट पाकिस्तान के हवाले से बताया ना, दूसरा एस्पेक्ट पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ये भी एक नजर आ रहा है कि जैसे वो दो दो तरफा डुअलिज्म की जो थ्योरी होती है, जिस पे अल्लामा इकबाल के पीएचडी का पहला चैप्टर भी है थीसिस का, डुअलिज्म की थ्योरी के एक तरफ एक आइडियोलॉजी काम कर रही होती है, दूसरी तरफ दूसरी आइडियोलॉजी काम कर रही होती है। जो दूसरी आइडियोलॉजी है, यूं नजर आता है जैसे वहां पर कहीं 17th अमेंडमेंट पर काम हो रहा है। और मैं न्यूमरोलॉजिकली बता दूं, ना तो 26वीं तरमीम रहनी है, ना ही 27वीं तरमीम रहनी है। लेकिन 27वीं तरमीम में तो यूं नजर आता है कि जैसे कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे 17वीं तरमीम में जिस तरह से सेंट्रलाइजेशन थी, जिस तरह से एक यूनिफॉर्म्ड प्रेसिडेंट या एक सिंबॉलिकली या ऑनरेरी कोई डेजिग्नेशन के साथ प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में जिस तरह होता था, उस तरह का कोई हो। या फिर ये कि सूबों की जगह गवर्नेट्स हो जाएं, और गवर्नर शायद शायद वो पहले से ताकतवर हों या बाद में अभी भी वो ताकतवर हों, वो उनको रूल करें। या फिर ये कि सूबाई खुद मुख्तारी खत्म हो जाए, फाटा को केपीके से अलग कर दिया जाए, और इस तरह की बहुत सारी अमेंडमेंट्स। या जिस तरह सूबों के पास अब सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम की सूरत में कि मिनरल्स, एजुकेशन, हेल्थ, वो सारा भी मरकज के पास सारा कुछ दोबारा चला जाए। यहाँ पर मैं 18वीं तरमीम की फेवर में बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं जनरल 27वीं तरमीम के अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस की जाए तो जो एस्पेक्ट फील होते हैं वो मुझे इस तरह के फील होते हैं। और उस सूरत में जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, एक लम्हे को ऐसा नजर आता है कि ये सारी की सारी भी घर जाती हुई दिखाई देती हैं उस अमेंडमेंट की सूरत में। और इसी वजह से शायद पीपल पार्टी और नून लीग की जो 27वीं तरमीम लाने वाले लोग हैं, उनके साथ शायद कोई अनबन भी इस वक्त न्यूमरोलॉजिकली नजर आती है। ये पाकिस्तान के अंदर दो पैरेलल एक्ट्स इस वक्त काम कर रहे हैं। एक तरफ वो जो ईरान की के इनकलाब की नहज पर पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं, रजिस्टिव इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में, चार्टर ऑफ मदीना के फ्रेमवर्क में। या फिर दूसरी तरफ वो लोग जो क्या कहते हैं,
जनरल मार्शल टीटू जो था यूगोस्लाविया वाला, उसके मॉडल को शायद पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा और यही सवाल था। इस सारे अमल के दौरान। हाँ, मैं डॉक्टर जी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बड़े अच्छे फ्लो में बहुत अच्छी मालूमात शेयर कर रहे थे हमारे साथ। मेरा ये क्वेश्चन था, आई एम सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन वो क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है। आपने बात की अभी ईरान के इनकलाब की, तो पाकिस्तान में वो तो चले एक मजहबी इनकलाब आया, रजा शाह पहलवी की जो गवर्नमेंट को गिरा के, तो जो एक आया था इनकलाब, इमाम khomeini ने उसको लीड किया, और वो फिर एक मजहबी वो आ गया, जिसको कि ईरान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने उस वक्त तो सपोर्ट किया। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि आजकल भी वो इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान में आप इस किस्म का मजहबी रुझान वाला इनकलाब देख रहे हैं, और आगे जो मजहबी कोई सिस्टम है जो कि टेक ओवर करेगा पाकिस्तान को, या डेमोक्रेटिक कोई फॉर्मुलेटेड गवर्नमेंट होगी? पहले तो मैं यहाँ पे तीन चार एस्पेक्ट आपके साथ एक ही लम्हे को मैं आपने शेयर शेयर किए हैं करूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले, अगर आप में से कोई लोग अगर बाय रोड ईरान जाते हैं, तो जैसे ही तख्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सामने ही उनकी जो ईरानियन साइड पर जो वॉल है, उस पे एक उर्दू में इमाम खुमैनी का कॉल लगा हुआ है, लिखा हुआ है कि मुमलिकत खुदादाद ईरान में अहले तशी और अहले सुन्नत भाई भाई और बराबर है। ठीक इसके है। साथ साथ सूरह बकरा की आयत नंबर, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो आयत नंबर 62, whether you are Muslim, Jew, Christian or Zoroastrian, if you believe on Allah and the day of judgment and you perform good deeds, you will have no fear and you will be the successful। ठीक है। और तीसरी बात, चार्टर ऑफ मदीना, जिसके अंदर ना हम तुम पे हमला करेंगे ना तुम हम पे हमला करोगे, तुम भी अमन के साथ पीसफुली यहाँ पे रहो, हम भी पीसफुली यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। लिव एंड लेट लिव की थ्योरी। दूसरा सूरह काफिरून की आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तो ईरान के अंदर ये जो हम समझते हैं ना कि रिलीजियस इनकलाब आया था, ईरान के अंदर आप कभी जाके देखें, वहां पर यरसानी मजहब को देखें, मैंडियनिज्म को देखें, यहूदियों को देखें, या इवन विद इन द इस्लाम सुन्नीइज्म या तबलीगी जमात के मरकज देखें, वहां पर हर तरह से हारमोनी है, मल्टी कल्चरल एंड कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है। ये वेस्ट का एक प्रोपोगंडा है कि ईरान के अंदर शायद एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, बाकी किसी को नहीं। आप वहां पर जाकर जिस मर्जी मसलक मसलक या मजहब के हैं, आप वहां पर जाकर अपनी किसी भी इबादत गाह में या किसी भी होली प्लेस पर आप अपने तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं। कोई आपकी तरफ हरफ भी नहीं उठाए, उंगली भी नहीं उठाएगा। और वहां पर किसी तरह से भी किसी दूसरे मसलक या मजहब के बंदे को टॉन्ट करना, 10 साल कैद बगैर जमानत डॉक्टर है, साहब, चालीस के चालीस रोकूंगी के। यहाँ पे थोड़ा सा, और रोकूंगी आपको, आई एम सॉरी। मेरा जो कहने का मतलब था कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्मुलेटेड गवर्नमेंट होगी, वोट की ताकत से आएगी, और वोट चोरी नहीं होगा। मतलब वाकई एक जी बिल्कुल, ये डेमोक्रेसी की इंडिया के सेकंड प्रैक्टिस ट्रांसपेरेंट होंगे। इलेक्शन होंगे। जी। दिस विल बी द सेकंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन पाकिस्तान, जो अब अबूरी सेटअप के बाद होने जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। न्यूमरोलॉजिकली ये नजर आता है, लेकिन इसमें वही दो एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट चाहेगा कि शायद वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए जो मुशर्रफ दौर में था या अयूब खान के दौर में था, और जी। दूसरा एस्पेक्ट चाहेगा कि जिसके अंदर मल्टीकल्चरलिज्म हो, कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो, या थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने जिसको पोर्ट्रे किया था, वो हो। लेकिन अब यहां पर एक बात और भी आपको बताता चलूं कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पाकिस्तान में अभी पनपती हुई नजर नहीं आती। आया इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे या नहीं होंगे, होंगे सही, लेकिन उसके बावजूद भी अभी थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी जमहूरियत के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। न्यूमरोलॉजी में पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में डेमोक्रेसी का एलिमेंट उस तरह से अभी 2-3 साल स्ट्रेंथन होता हुआ नजर नहीं आता। अभी इमरान खान का वो एक नैरेटिव, ये मुल्क भी मेरा या ये फौज भी मेरी, या फिर वो एक सिंथेसिस या हम आहंगी या एक जो कंसेंसस या एक एसोसिएशन या एक रोमांटिसिज्म, वो एक बार फिर आप उसको कह सकते हैं, वो फिर से रिस्टोर होता हुआ नजर आता है। लेकिन एक और एस्पेक्ट में, एक एशियाटिक एस्पेक्ट में आप उसको कह सकते हैं, रीजनल एस्पेक्ट में आप उसको कह सकते हैं, एंटी अमेरिकन एस्पेक्ट में आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो प्योर डेमोक्रेटिक अभी नहीं होगा। प्योर डेमोक्रेटिक होने में अभी आपको 2027 2028 तक साल लगेंगे। और जब वो प्योर डेमोक्रेटिक फेज आएगा पाकिस्तान में, उस वक्त शायद पाकिस्तान के अंदर हमारे जो हिफाजती इदारे हैं वो दो तरह के होंगे। जैसे भुट्टो ने एफएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक प्लान पेश किया था, जिसको इमाम खुमैनी ने बाद में ईरान में अप्लाई किया, पासदारान इनकलाब और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसा नजर आता है इमरान खान की जितनी भी रिफॉर्म्स होंगी, जिंदगी बखैर अगर जिंदगी है तो, या उनके जो भी जानशीन होंगे, सबसे आखिर में जो रिफॉर्म होगी वो दो हिफाजती इदारों की ही पाकिस्तान में भी नजर आती है। लेकिन फिर भी वो रोमांटिसिज्म जो एक एक बार फिर से रिस्टोर होना है अभी नवंबर के एंड में दिसंबर में,
वो अपनी पीक पे जाएगा और वो रहेगा इसके बाद। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप बार बार इमरान खान का नाम ले रहे हैं। तो क्या आपके न्यूमरोलॉजी के का जो इल्म है उसमें इमरान खान वापस आते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आते हुए नजर आ रहे हैं तो वो कौन से फ्रेमवर्क में है? दूसरा, आपने जिक्र किया इलेक्शन का। आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो हो सकता है कि 1.5 साल या 2 साल में हो जाए, और वो पहला पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। उसका जरा टाइम फ्रेम बता दें कि वो किस टाइम फ्रेम में आपको न्यूमरोलॉजिकली होता हुआ नजर आ रहा है। और जो अबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट का भी आपने जिक्र जिक्र किया, तो वो कौन से टाइम फ्रेम में होता हुआ नजर आ रहा है आपको? पहले मैं जरा आपकी भी करेक्शन कर दूं, मैंने इस तरह से बिल्कुल नहीं कहा जिस तरह से आपने कहा। 90% चांस तो ये है कि अबूरी सेटअप नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर में आ जाए। ठीक अब है। यहाँ पर वही दो फोर्सेस, अबूरी सेटअप किसकी मर्जी का आएगा? आया जो मुशर्रफ मॉडल या अयूब खान मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी मर्जी का, या वो लोग जिनका रशिया की तरफ रुझान है या ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ हम आहंगी का रुझान है, उनकी तरफ से आएगा। अबूरी सेटअप की यहां पर बात करते हैं। दोनों सूरतों में ये अबूरी सेटअप एक तरह से मुझे टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ लगता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि एक कमेटी होगी जिसमें शायद यूनिफॉर्म पर्संस भी हों, ब्यूरोक्रेट्स भी हों, जजेस भी हों, वो इसको रन करे। दोनों सूरतों में ये होगा, लेकिन उनकी वर्किंग अब डिपेंड करता है कि कौन अबूरी सेटअप को लेकर आ रहा है। इस हवाले हम्म। से मैं अभी आपके जवाब देता हूं। तीसरी बात ये कि वो थ्योरी जिसके अंदर अयूब खान या परवेज मुशर्रफ मॉडल है, उनके नजदीक उनकी ख्वाहिश है कि फरवरी और मार्च में इलेक्शन हो जाए और सदारती इलेक्शन हो और उसके अंदर पार्लिमानी निजाम ना हो, और उसके तहत फिर वो अयूब खान मॉडल या परवेज मुशर्रफ मॉडल पाकिस्तान के अंदर अप्लाई हो सके। दूसरी सूरत में यह है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। हाँ जी। दोनों सूरतों में 90% जो अभी तक की जो कंपेटिबिलिटी है या आज की जो कैलकुलेशन है 23 अक्टूबर की, ऐसा नजर आता है फरवरी मार्च से लेकर जून तक किसी भी वक्त दोनों एस्पेक्ट के दौरान इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आया दूसरा एस्पेक्ट अगर अयूब खान या परवेज मुशर्रफ वाला, फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एस्पेक्ट प्रो रशियन या प्रो रीजन या प्रो डेमोक्रेटिक आप कह लें या प्रो रिफॉर्मिस्ट कह लें, वो है तो फिर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। और ये पाकिस्तान के सेकंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट 1971 के थे। जो ओके। फर्स्ट थे वो 1970 के रिजल्ट्स आपने देख लिया, उसका हाँ, नतीजा क्या हुआ। यहाँ पे ये मैंने सेकंड ट्रांसपेरेंट। कैलकुलेट किया है। जी जी और बिल्कुल। चौथी बात आपने इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान का बर्थ चार्ट अगर बनाया जाए, या केपीके की ये जो सुहेल अफरीदी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका बर्थ चार्ट बनाया जाए, या पाकिस्तान का, ऐसा नजर आता है न्यूमरोलॉजिकली अब इमरान खान का आखिरी मैच है, आखिरी विकेट है और आखिरी खिलाड़ी है। अब दोनों तरफ से एक बाकायदा तौर पे, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना दंगा मुश्ती, वो हम्म। एक तरह से दंगा मुश्ती या कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है। इधर से भी उधर से भी मुझे ऐसा नजर आता है कि सुहेल अफरीदी अपनी टर्म तो पूरी करते हुए नजर नहीं आएंगे। शायद उनके किसी बयान की वजह से गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाए, इमरजेंसी लगाने की कोशिश की जाए, या 27वीं तरमीम की सूरत में उन्हें घर भेजने की कोशिश की जाए, या फाटा और केपीके को अलहदा करके उनको घर भेजने की कोशिश की जाए। लेकिन दोनों सूरतों में एक तो वो टर्म तो अपनी पूरी नहीं कर रहे, लीगली तो टर्म पूरी नहीं कर रहे, लेकिन अवाम कहेंगे कि यही हमारे सीएम है। ठीक है। डिफेक्टो और डिजोर ये वाला कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा। और वहां की ब्यूरोक्रेसी भी शायद कहे केपीके की कि यही हमारे वजीर आला, या हमने इनकी अथॉरिटी मानी है, किसी गवर्नर की या किसी और की नहीं माननी। और यहां पर न्यूमरोलॉजिकली केपीके का अगर जायचा बना जाए खैबर पख्तूनख्वा का या मौजूदा सुहेल अफरीदी की गवर्नमेंट का, यूं नजर आता है जैसे केपीके और मरकज जो है अब आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में आपस में, जिसे कहते हैं ना कन्फ्रंट्रेशन के ऊपर, वो एक दूसरे के सामने आते हुए नजर आते हैं। तो ये एक चीज मुझे ये भी नजर आती है। दूसरा, मुझे मरकज के हवाले से देखा जाए, नून लीग को और पीपल पार्टी को ऐसा नजर आता है जिससे डराया जा रहा है कि 27वीं तरमीम को एंडोर्स करो, अदरवाइज इमरान खान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वो चाहते ना चाहते इसको एंडोर्स करें या ना करें, ये ऐसा नजर आता है पार्लियामेंट में 27वीं तरमीम पेश तो होनी है, लेकिन शायद उसकी जो रेटिफिकेशन है वो जुडिशियल रेटिफिकेशन, और कोई शख्स तैयार बैठा हुआ हो उसको अदालत में खुद साख्ता एतराजात लगाकर चैलेंज करता हुआ, और आईनी बेंच ऐसा नजर आता है जैसे पहले से तैयार बैठा हो कि शायद उसको जुडिशियल रेटिफाई करके पार्लियामेंट को भी ओवरलैप कर दे, या उसको भी बाईपास कर दिया जाए और कहा जाए कि ये अदालत से पास हुई। लेकिन बहरहाल न्यूमरोलॉजिकली हालात कुछ भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में तो 1 से लेकर 9 तक के नंबर है ना। सुहेल अफरीदी भी फिल वक्त अपने ओहदे पर कायम रहते हुए नजर नहीं आते। और आईनी तरमीम क्या कहते हैं, 26वीं तरमीम हो या 27वीं तरमीम, ये भी पेट्रोल की तरह उड़ जाएगी जैसे एक पेट्रोल आम हवा में उड़ जाता है। और आईनी बेंच भी ऐसा नजर आता है कि वो भी बिल्कुल कोलैप्स होने वाला है, और शायद आईनी बेंच ही अपने खिलाफ कोई फैसला कर दे, उसके बाकी के जजेस अपने ही चीफ जस्टिस आईनी बेंच के जज के खिलाफ या अपने वजूद के खिलाफ कोई फैसला कर दें। इस हवाले से भी मैंने दिसंबर
2024 को ही ये बिलोंग किया था इस हवाले से कि आईनी बेंच का कोई अपना ही फैसला उनके अपने पांव पे कुल्हाड़ी होगा। और इसके साथ साथ ये मौजूदा सेटअप, क्योंकि हाँ। 2025 कार्मिक ईयर है, 9 के अदद के ऊपर आता है, तो 9 के अदद के अंदर जिसने जो किया होता है उसको उसका सिला मिलना होता है। अब ये हर इंसान को खुद पता होता है अपने गिरेबान में झांक के कि उसने क्या किया है। तो ये साल ऐसा है जिसमें हर किसी को उसका बदला मिलना है, या कम से कम बदला मिलना, वो फेज मिलना स्टार्ट हो जाना है। हुकूमत की अभी आपने बात की, मौजूदा सेटअप की बात की, और आपने ये भी बताया कि चूंकि 2025 इज अ कार्मिक ईयर, ये नंबर 9 है, तो हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं मौजूदा सेटअप जो चल रहा है, और उनका जो उनको लेके आए हैं, उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? मौजूदा हुकूमत का अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस किए जाए तो इनको लाने वालों के साथ ही इनका सिलसिला है। और इनके लाने वालों के लिए चाहे कागजी तौर पर कोई ऐलान कर दिया जाए, चाहे अमेंडमेंट की सूरत में कोई ऐलान कर दिया जाए, चाहे मीडिया पर आकर कोई स्पीच कर दी जाए, फिर भी एक प्रोलॉन्ग सेटअप नजर नहीं आता। मैं अक्सर कहता हूं, 2023 से कहता हूं कि जितने मर्जी ऐलान हो जाए, कागजी तौर पर लिख भी दिया जाए, किसी अमेंडमेंट की सूरत में पेश भी कर दिया जाए, मुझे पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में 2025 के बाद जो कहते हैं ना, कोई भी सरकारी मुलाजिम अपनी रिटायरमेंट के बाद मजीद सर्व पाकिस्तान के लिए करना चाहे भी, तो वो मुझे करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन बिल फर्ज न्यूमरोलॉजी में तो क्योंकि ऑप्शंस होती हैं, आपको भी पता है, 0.00001% भी अगर ऑप्शन के तौर पे देख लिया जाए कि कोई अगर सर्व करने लग गया, तो ऐसा नजर आता है कि फिर जैसे वो चीज रेडनेस के साथ और रेजिस्टेंस के साथ रिवर्स कर दी जाएगी, और जहां पर वो सर्व कर रहा होगा शायद उसी के दाएं बाएं वाले लोग ही शायद उसको रिवर्स करेंगे, रेडनेस के साथ और रेजिस्टेंस के साथ। ये न्यूमरोलॉजिकली नजर अगले सेटअप में ये मौजूदा हुकूमत और इनको लाने वाले, मेरा इशारा आप समझे, लाने वाले दोनों नजर आ रहे हैं आपको 2026 में, या आता है। फिर जैसे बिल्कुल अभी आपने बिल्कुल कहा भी नजर नवंबर में? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन पीपल पार्टी का कुछ ना कुछ वजूद होगा, कहीं ना हम्म। कहीं पीपल पार्टी का वजूद जरूर होगा। 23 से 35 नशिस्तें अभी तक तो नजर आती हैं, पिछले एक साल के हम्म। दौरान नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ कम ज्यादा भी हो सकती हैं। फिक्स तो कोई चीज भी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कुछ ना कुछ पीपल पार्टी का वजूद आप कह सकते हैं अपोजिशन की सूरत में या किसी भी हवाले से लाजमी होगा। इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे? नंबर क्या कहते हैं? शायद जिस तरह ईरान में खामनाई का एक ओहदा है ना सुप्रीम लीडर का, या फिर किम जोन उनका ओहदा नॉर्थ हाँ। कोरिया में सुप्रीम लीडर का, इमरान खान का कोई ऐसा ही ओहदा जिसमें बहुत ज्यादा पावर सेंट्रिक वही होंगे, चाहे ओहदा कोई भी हो। जैसे पुतिन का आप देखती हैं, कभी सदर कभी वजीर आजम, कभी सदर कभी वजीर आजम, लेकिन सारी पावर्स उनकी जात में ही पेनिट्रेट कर रही होती हैं। सेम इमरान खान का भी यही किरदार, जिंदगी है तो नजर आता है। और ये कितने अरसे तक रहेगा, जो आपको नजर आ रहा है कि वो वापस आएंगे, पिविटल रोल प्ले करेंगे, और तो ये कितने अरसे तक ये करते रहेंगे? जिंदगी बगैर, जिंदगी और मौत का तायुन तो आपको भी पता है, कुरान भी अल्लाह के कहता है जात कि अल्लाह ताला अल्लाह की के जान जात को पे। जेब देता है। लेकिन अगर जिंदगी है तो उनके बर्थ चार्ट में बहुत सारी डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। जैसे सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म्स, नए सूबे, और नए सूबे इस तरह जिस तरह ईरान में 1979 के बाद या 2004 के बाद बने थे कि किसी सूबे में लिसानी छाप ज्यादा ना हो, हम्म। मतलब इक्वालिटी हो। और या फिर नॉर्थ कोकेसस में रशिया ने जैसे बनाए थे। उसके बाद नए सूबे भी होंगे, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, टेक्नोक्रेसी होगी, टेक्नोक्रेसी की बुनियाद पर मिनिस्ट्रीज या ओहदे होंगे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म भी टेक्नोक्रेसी की बुनियाद पर या हायर एजुकेशन स्पेसिफिकेशन के ऊपर वो नजर आती हैं। उसके अलावा हर आस्पेक्ट में, इवन एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी रिफॉर्म। सबसे इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के ट्राई बॉर्डर लैंड पर एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट, जो एक मुश्तरका शहर होगा, जिससे चाइना की जो न्यो कॉलोनियलाइजेशन के जो पैटर्न्स किसी हद तक सिल्क रूट में या सीपेक में नजर आते हैं, वो भी अंडरमाइन हो जाएंगे। और पाकिस्तान सेंट्रल एशिया की जानिब और रशिया की जानिब एक नई मार्केट, वीजा फ्री रिजीम्स नजर आते हैं इमरान खान के बर्थ चार्ट के अंदर, या उनकी जो डेवलपमेंट्स नजर आती हैं। बहुत सारे दुनिया के तकरीबन 50-60 मुल्कों के साथ तो वीजा फ्री रिजीम कम अज कम शुरू होने वाले हैं। अगले फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल 180 पर रिवर्स, लेकिन वो निगरान सेटअप के दौरान ही होती हुई नजर आती है। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के या गैस के जखायर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने वाले हैं, वो भी। और रशिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नजर आती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजन के नाम पर रिलीजन को मैनिपुलेट किया जाता है सियासी जमातों की हाँ। जानिब से, मजहबी सियासी जमातें एलिमिनेट होने वाली हैं। इक्वालिटी की बुनियाद पर इंटरेस्ट ग्रुप कोई भी वो सियासी जमात के तौर पर काम नहीं करेगा। सब जितनी मर्जी आप डेवलपमेंट का नाम ले लें, एक आखिरी डेवलपमेंट जो इमरान खान के बरचाड़ में नजर आती है, जैसे जैसे यूएन की तर्ज पर कोई ऐसा इदारा जो यूएन के पैरेलल होगा, लेकिन उसका म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी होगा, और दुनिया के बेशतर ममालिक उसको उसको ज्वाइन करेंगे, और वो ओआईसी का भी अल्टरनेटिव होगा।
उसके अंदर पाकिस्तान उसको लीड कर रहा होगा, और ये वजह होगी कि उस वक्त जितनी भी जो वेस्टर्न प्रॉक्सीज होंगी या जो जितने भी इल्यूमिनाती टाइप जो एक्टर्स हैं, वो फिर इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे। और फिर उसके बाद जिंदगी और मौत का तायुन, फिर कहता हूँ अल्लाह की जात को जेब देता है, लेकिन ऐसा नजर आता है 2023 से सितंबर से ये मैंने प्रिडिक्शन की हुई है कि कौन कौन से कारनामे हैं, लेकिन आखिरी जो है कि उनकी फिर बरचार्ट इस काम की वजह से किसी होली प्लेस के ऊपर शहादत उनकी नजर आती है। और अगर ऐसा होता भी है, देखें जाना तो हर किसी ने, मैंने भी आपने भी, उसके बाद भी ऐसा नजर आता है कि इमरान खान की लेगेसी जो भी संभालेंगे ज्यादा चांस उनके बेटे कासिम का है। सलमान जज्बाती नजर आता है, वो अपने बातों से ना शायद वो क्रिटिकल कोई कमेंट्स कर देगा तो हर वक्त तनाजे में रहा करेगा। कासिम ज्यादा चांस अभी तक यही नजर आता है कि वो, वरना इमरान खान का जो भी जानशीन होगा उसके बाद की जितनी गवर्नमेंट्स होंगी, इवन एक वक्त के बाद आसफा भुट्टो का भी प्राइम मिनिस्टरशिप का चांस नजर आता है, लेकिन उस वक्त वो पीपल पार्टी भी प्रैग्मेटिक हो चुकी होगी, उस पर सिंधीइज्म का या भुट्टोइज्म की छाप खत्म हो चुकी होगी। प्रैग्मेटिज्म या पाकिस्तानिज्म आप कह सकते हैं, उस वक्त की पीपल पार्टी प्योर मेरिटोक्रेसी के ऊपर होगी। वो भी सारा एक लेगेसी इमरान खान ऐसी छोड़ के जाएंगे पाकिस्तान के लिए कि जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर डी मेरिटोक्रेसी आपको फिर कहीं नजर नहीं आएगी। ये उनके बर चार्ट में नजर आता है। बाकी जिंदगी का तयन, फिर मैं कहता हूं जिंदगी है तो ये सब कुछ है। अल्लाह के हाथ में है। और इमरान खान बाहर वापस आते हुए कब नजर आ रहे हैं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि डॉक्टर आसिम से आपने ये जरूर पूछना है। तो डॉक्टर आसिम, आप मैंने हमारे आपसे साथ पहले हैं भी तो आपके साथ पहले भी ब्लॉग में मैंने बताया था कि 90% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 26 नवंबर या इससे किसी भी वक्त पहले, ठीक और है। दूसरी सूरत में फरवरी मार्च या शाबान का महीना। और इससे पहले भी ऐसा नजर आता है कि अगर सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत नहीं भी देते, तब भी सुहेल अफरीदी ने चल के आ जाना है, ऐसा नजर आता है अडयाला जेल की तरफ या जहां भी उस वक्त इमरान खान होंगे। मतलब ये किसी भी तरीके से जो लॉन्ग मार्च एक केपीके से फैसला कुन नजर आता है, जिसने अडयाला जेल का रुख करना है या जहां भी इमरान खान कैद होंगे विद इन द पिंडी इस्लामाबाद स्फेयर जहां भी होंगे, एक फाइनल लॉन्ग मार्च केपीके से होना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुम से तेहरान की जानिब एक मार्च हुआ था ईरानियन इनकलाब की तहज पर। और फिर उस इनकलाब को उस वक्त ईरान में भी ना तेहरान पुलिस रोक चुक चुक सकी थी, ना इंपीरियल आर्मी रोक सकी थी, बल्कि उसको सैल्यूट किए गए थे। और जहां पर अगर रेजिस्टेंस हुई थी तो बाद में उनको सजाए मौत भी दी गई थी। तो ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह का लॉन्ग मार्च केपीके से वफाकी दारुल हुकूमत या आप कह लें रावलपिंडी की जानिब नजर आता है। अगर कहीं रेजिस्टेंस हुई तो वो कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान उनको सजा मिलेगी, और उसके बाद जेल की दीवार भी शायद गिरती हुई महसूस हो। उसके बाद शायद इमरान खान का इस्तकबाल ऐसा हो जिस तरह इमाम खुमैनी का इस्तकबाल, उसको भी लोग भूल जाएंगे उससे भी ज्यादा, और लाइव स्पीचेस और लाइव हर जगह इस्तकबाल। और उसके बाद जहां जहां से हम समझते हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद अगर रेजिस्टेंस हो सकती है या कुछ रुकावट हो सकती है, वहां से ऐसा नजर आता है उसके बाद में लॉन्ग मार्च के यहाँ पहुंचने के बाद, उसके बाद वो जहां जहां से गुजरेगा उल्टा उस जगह पर गुलपाशी की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अभी तो ताकत को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, बेबस लोगों पे, मजलूम लोगों पे, लोगों को चुप कराया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो ऐसे वो लोग जो कि मैं कहती हूँ विद इन नो टाइम पैदा किए गए, बनाए गए और अवाम के ऊपर जुल्म करने के लिए छोड़ दिए गए। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि आज तो वो हुकूमत में बहुत बड़े बड़े ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी ये लोग जो हैं वो पर तोल रहे हैं और स्कीमें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा? और मरशम का थोड़ा सा मुस्तकबिल बता दें, फिर हमारे व्लॉग का जो टाइम है वो खत्म होने वाला है। आपने जिन जिन की तरफ इशारा किया, जो जो लोग प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, चाहे कोई क्रिकेट को डील कर रहा है, चाहे कोई किसी सूबे को डील कर रहा है, चाहे कोई किसी बाप की लेगेसी को संभालना चाह रहा है, किसी के बर चार्ट में उसके सर पर इक़्तिदार का हुमा बैठता हुआ नजर नहीं आता। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अभी हमने बात की कार्मिक ईयर की। कार्मिक ईयर का मतलब ही है जिसने जो किया उसने उसका भुगतना है। हम्म। इस साल के एंड तक वो सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसमें कार्मिक ईयर है। और सबसे पहले आपको एक और बात बताऊं कि जिसको हम कह रहे हैं टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ या अबूरी नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट या अबूरी हुकूमत या कोई एक कमेटी, उससे पहले, इस सबसे पहले या शायद 26 नवंबर से पहले ऐसा नजर आता है कि जो इस वक्त इक्तदार में हमें रोमांटिसिज्म नजर आ रहा है, पावर सर्कल में हमें जो रोमांटिसिज्म नजर आ रहा है, वही एक दूसरे के दस्ते गिरेबां होने वाला है। मोहसिन बेग का कल एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जबकि इस बयान के हवाले से मैं 2 महीने पहले मजहर बल्ला साहब के साथ पॉडकास्ट में कह चुका हूं कि इंडिया से जो एक काला जादू और उसकी वेव आ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल रोमांटिसिज्म को एंडोर्स किया जाए, उसके अंदर ब्रेकअप ना होने दिया जाए, उसके असरात खत्म हो चुके हैं। अब एक दूसरे से एक दस्ते गिरेबां होने का पहले वक्त आएगा,
और उसके बाद टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ, जो कि 90% चांस ये है कि वो प्रो एशियाटिक जो एस्पेक्ट है वहां उस तरफ से आएगा। उस तरफ से अगर आता है तो उसके बाद पहले ये एक दूसरे के दस्ते गिरेबान होंगे, उसके बाद कोई और इन दोनों के सर फाड़ेगा, और बिल्कुल उसके ठीक है। बाद कोई अंदर कोई बाहर, कोई मुल्क से बाहर। बिल्कुल ठीक है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो खुद अपनी जबान से कह रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम है पूरा जो उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहता है या प्रेसिडेंसी में देखना चाहता है। वो आपको प्रेसिडेंट बनते नजर आ रहे हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बर्थ चार्ट और अयूब खान का बर्थ चार्ट, वो उसके अंदर जो अयूब खान के फील्ड मार्शल के ओहदे के साथ जो कुछ हुआ था, जो उनका जो सिलसिला था, जो कैलकुलेशंस थी, आसिम मुनीर की भी इस वक्त कैलकुलेशंस ऑलमोस्ट वैसी ही पोर्ट्रे हो रही हैं, शायद उससे जरा ज्यादा क्रूशल भी कोई वक्त हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिल वक्त जो उनका था बर्थ चार्ट, उनके आखिरी अदवार में सेम आसिम मुनीर का भी उसी तरह का बर्थ चार्ट है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम, आपने हमारे तमाम यूट्यूब फैमिली और या वो लोग जो कमेंट नहीं करते लेकिन वो हमारा शो देखते हैं, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम डॉक्टर आसिम के साथ मज़ीद व्लॉग करते रहेंगे, पॉडकास्ट करते रहेंगे। तो उन तमाम सवालात के जवाबात मैंने भरपूर कोशिश की ऑनेस्टली कि वो डॉक्टर आसिम आपके सवालात का जवाब दे दें। उम्मीद है आपको वो जवाबात मिल चुके होंगे। तो इंशाल्लाह डॉक्टर आसिम को हम फिर इनवाइट करेंगे नेक्स्ट वीक के किसी भी दिन। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और डॉक्टर आसिम को इजाज़त दें आज के चिलपिल विद उरूर से। अल्लाह हाफिज।